डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है BA ऑनर्स हिंदी का पेपर अनुवाद और उसकी प्रविधि, जिसका पेपर कोड है HND SEC 101। इस पेपर के अंतर्गत हम आज इकाई 1 की बात करने वाले हैं। इकाई 1 जिसका नाम है अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व। इस इकाई को हमने 4 खंडों में विभाजित किया था। अगले लेक्चर में हमने रूपरेखा भाग 1 की बात की थी, लेकिन फिर भी एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में। हमने उसमें देखा इकाई का उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषाएं, अनुवाद के प्रमुख घटक, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद के स्वरूप की विशेषताएं। इसको हमने इकाई 1 के भाग 1 में देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 की। भाग 2 की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले अनुवाद की प्रकृति। अब अनुवाद की प्रकृति जो है वो कैसी है? अनुवाद की भाषिक प्रकृति, अनुवाद की सांस्कृतिक प्रकृति, अनुवाद की सृजनात्मक प्रकृति, अनुवाद की भूमिका और निष्कर्ष। यह सब बात हम देखने वाले हैं आज भाग 2 में। इसके बाद जब भाग 3 की बात हम करेंगे, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो भाग 3 में अनुवाद की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, शैक्षिक आवश्यकता, प्रशासनिक आवश्यकता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आवश्यकता, यह बात हम करेंगे भाग 3 में। और भाग 4 में, अंतिम भाग में हम बात करेंगे अनुवाद का साहित्यिक महत्व, उसके बाद सांस्कृतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व, वैश्विक महत्व, डिजिटल युग में अनुवाद, अनुवाद के प्रमुख लाभ और निष्कर्ष। इस प्रकार से पूरा हमारा ये जो इकाई 1 है अनुवाद वाली, उसमें हमें ये 4 खंडों में उन्हें विभाजित किया है। इकाई 1 के खंड 2 की आज हम बात करने वाले थे, तो उसमें अनुवाद की प्रकृति। अनुवाद की प्रकृति क्या है? हमने अगले लेक्चर में देखा कि अनुवाद का अर्थ क्या है। अनुवाद यानी यानी बाद में, वाद यानी जो कहा गया है। अनुवाद आपको किसी भी शब्द को समझने से पूर्व उस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति यानी क्या, कि कोई भी शब्द बना कैसे है। जैसे हम बोलते हैं अनुज, राम के अनुज लक्ष्मण है। अनु यानी बाद में, जह यानी जन्मे हुए। तो उसी प्रकार अनुवाद शब्द जो है वह वद धातु से बना हुआ है, संस्कृत की वद धातु। वद यानी कहना, अनु यानी बाद में, जो बाद में कहा गया हो। तो अनुवाद का अर्थ हो गया जो एक बार कहा गया है उसी को बाद में दूसरी भाषा में कहना, यह इसको कहा जाएगा अनुवाद। अब अनुवाद की प्रकृति की अगर हम जब बात करते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं उसमें आती हैं, तो अनुवाद जो है वह द्विभाषिक क्रिया है, वह पुनर्सृजन की प्रक्रिया है, अर्थ केंद्रित कार्य है, सृजन और पुनर्रचना का समन्वयन है और संदर्भ आधारित प्रक्रिया है। द्विभाषिक क्रिया। अब अनुवाद को द्विभाषिक क्रिया क्यों कहते हैं? हमने बात की थी कि कोई भी रचना जब कोई लेखक लिखता है तो वो लेखक ने जो रचना लिखी हुई है उसी रचना को किसी और भाषा का व्यक्ति, कोई किसी और भाषा का लेखक अपनी भाषा में अनुवादित कर रहा है, तो उसके सामने 2 भाषाएं आएगी, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा यानी कि पहले के लेखक ने मूल पाठ जिस भाषा में लिखा था उसको हम कहेंगे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में वो अनुवादित कर रहा है उसको हम कहेंगे लक्ष्य भाषा। तो इस प्रकार से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों अनुवाद का ही हिस्सा है। इस प्रकार अनुवाद को द्विभाषिक क्रिया भी हम कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं पुनर्सृजन की प्रक्रिया। पुनर्सृजन क्यों? हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि अनुवाद की क्रिया को हम पुनर्सृजन क्यों मानते हैं। एक बार ऑलरेडी वह रचना लिखी गई है तो उसको पुनर्सृजन क्यों माने। एक लेखक ने, एक व्यक्ति ने ऑलरेडी उसको लिखा है, अब उसी को आप पुनर्सृजन क्यों कह रहे हो? तो उसका जवाब यह है कि जब कोई अनुवादक उस कृति को अपनी भाषा में अनुवादित करता है तो उसमें मुहावरे, कहावतें, वह अपने पाठक का जो क्षेत्र रहेगा, जो लोग हैं इर्द गिर्द के, उसका प्रयोग करेगा। मूल कृति में जो कभी कुछ भी कहा गया हो, मान लीजिए कि कहावत है,
अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी की कहावत यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो क्या करेगा कि गुजराती या हिंदी की लोकल जो चल रही है कहावतें, उसका प्रयोग अपनी कृति में करेगा। तो इसलिए जो अनुवादक जब क्रिया लेखन करता है तो उसको पुनर्सृजन कहा जाता है। सृजन तो हो चुका है, अब उसी कृति का वह पुनर्सृजन कर रहा है अपनी भाषा में, या जो लिखा गया है उससे अलग दूसरी भाषा में। अर्थ केंद्रित कार्य, अब अर्थ केंद्रित कार्य है अनुवाद की जो प्रक्रिया है, उसमें एक वस्तु ये भी है कि अनुवाद अर्थ केंद्रित होना चाहिए। जो बात मूल कृति में कहा गया हो उसका अर्थ आपको दूसरी कृति में भी उसको बनाए रखना है। यह नहीं कि मूल लेखक ने जो लिखा था उसके इर्द गिर्द ना कह के अपनी ओर से आप कुछ और जोड़ दे, यानी मूल पाठ को तोड़ मरोड़ कर आपको प्रस्तुत नहीं करना है। जो पहले कहा गया है आपको उसी को अपनी भाषा में अनुवादित करना है। मूल पाठ का जो अर्थ है उसको आपको को क्षति नहीं पहुंचानी है, उसको आपको ऐसे ही लेना है। दूसरा है सृजन और पुनर्रचना का समन्वय। अब सृजन भी है और पुनर्रचना भी है, हमने आगे भी बात की पुनर्सृजन। तो अनुवाद जो है वह पुनर्सृजन क्यों है उसकी बात हमने आगे की है कि लेखक अपनी ओर से भी उस कृति में कुछ जोड़ता है, कुछ जोड़ रहा है, लेकिन उस जोड़ने के कारण उस कृति का अर्थ नहीं बदल रहा है। केवल और केवल उसके भाव को यथावत रखने के लिए, भाव की गहराई को ऐसे ही यथावत रखने के लिए वो अपने से कुछ जोड़ रहा है, मूल कृति में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह उसको समझने के लिए ही ये बात करते हैं। फिर संदर्भ आधारित प्रक्रिया। संदर्भ यानी कोई भी पाठ आप लिख रहे हो तो उसका सर्जन जब आप कर रहे हो, मूल कृति जो लिखी गई है उसके सर्जन संदर्भ के आधारित होनी चाहिए। आपने मूल कृति से जो संदर्भ लिए हैं उस संदर्भ के आधार ही आपको बात करनी है। आपको अपने से कोई संदर्भ उसमें जोड़ना नहीं है। जो बात उसमें कही गई है, जो संदर्भ उसमें दिए गए हैं, उसी संदर्भ को लेते हुए आपको उस कृति का अनुवाद करना है। तो ये हो गया अनुवाद की प्रकृति। फिर है अनुवाद की भाषिक प्रकृति। अब जिस प्रकार से हमने बात की कि अनुवाद करते समय अनुवादक को, लेखक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो उसमें कुछ कुछ सावधानियां उनको रखनी होती है। सबसे पहली बात है शब्द चयन की सावधानी। शब्द चयन की सावधानी आवश्यक क्यों है? अब हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, ऐसी बहुत सी भाषाएं भारत की ऐसी हैं जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग कई अर्थ होते हैं, पर्यायी शब्द बहुत से होते हैं। अब जहाँ पर पानी का शब्द आ रहा हो तो पानी के शब्द के जगह पर आप नीर नहीं लिख सकते हैं, जल नहीं लिख सकते हैं। जहाँ पर जो शब्द कहा गया है आपको वही लिखना है। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहाँ पर आप कार्यालय की बात कर रहे हो वहाँ पर कार्यालय शब्द के रूप में आपको अभिधा शक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन जहाँ पर कार्यालय बात नहीं चल रही है, आपको साहित्यिक अनुवाद करना है, तो साहित्यिक अनुवाद करते समय आप अभिधा और लक्षणा शक्ति, अभिधा को छोड़ के लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो कौन से शब्द का प्रयोग करना वह कृति के ऊपर आधारित रहेगा। अगर बात कार्यालय अनुवाद की है तो अभिधा शब्द आएंगे, अगर साहित्यिक है तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कोई भी शब्द उसमें आ सकते हैं। फिर व्याकरणिक शुद्धता है। व्याकरणिक शुद्धता यानी क्या कि कोई भी कृति आप लिखते हैं अगर उसमें व्याकरणिक शुद्धता नहीं है तो पाठक वर्ग उसको समझ नहीं पाएगा। व्याकरण के मुताबिक वाक्य नहीं लिखा गया है, वाक्य आगे पीछे हो गया है, तो मूल उसका जो अर्थ है वही अर्थ उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो व्याकरणिक शुद्धता होना आवश्यक है या अनिवार्य है। वाक्य संरचना का समायोजन। अब हमने जो बात की कि वाक्य संरचना जो है, जैसे हम लिखते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया, वो सब क्रम से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिया पहले आ गई और कर्ता लास्ट में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। तो वाक्य जो है उसको इस प्रकार से हमें बनाना है कि पाठक वर्ग उसको आसानी से समझ सके, उसके अंदर निहित जो भाव है उस भाव तत्व को आसानी से वह ग्रहण कर सके। उस प्रकार की वाक्य रचना हमें सरल रखनी है। अगर साहित्य कैसी है, अगर पाठक वर्ग ऐसा है, विद्वान है, उसको समझने में मजा आ रहा हो, उसके अर्थ की गहराई को समझने में मजा आ रहा हो, तो व्यंजनात्मक शक्ति जो आती है, लक्षणा और व्यंजना, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगर जैसा पाठक वर्ग उस प्रकार का अनुवाद आपको करना है। फिर मुहावरों एवं लोकोक्तियों का रूपांतरण। हमने आगे भी बात की कि कोई भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ दूसरी पहले की जो स्रोत भाषा है उसमें जो बात की गई है उस भाषा के समाज के मुताबिक, उनकी संस्कृति के मुताबिक जो मुहावरे कहे गए होंगे
उस कृति में जो लोकोक्तियाँ कही गई होगी वो वहाँ के समाज के लिए सही है, लेकिन अगर आप दूसरे समाज के लिए वही कृति को अनुवादित कर रहे हो तो नए पाठक वर्ग का समाज कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उसके हिसाब से आपको अनुवाद करना है, उसके हिसाब से ही आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का चयन करना है। उससे होगा क्या कि जो पाठक वर्ग है वो आपके साथ अधिक से अधिक जुड़ पाएंगे। जितना अधिक आप स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे, स्थानीय मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, उतने अधिक पाठक वर्ग आपसे जुड़ेंगे। अंतिम है भाषा की सहजता। तो भाषा हमेशा अगर सहज रहेगी तो सहज भाषा के कारण अधिक से अधिक पाठक वर्ग आपके साथ जुड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आज के समय में संस्कृत भाषा में अच्छा ग्रंथ लिख दे, लेकिन पाठक वर्ग को संस्कृत भाषा आती ही नहीं है, तो हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में लोगों को संस्कृत भाषा आती हो, लेकिन करोड़ों लोगों को नहीं आती है। तो करोड़ों लोगों को नहीं आती है तो जो कृति लिखी गई है वो सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अधिक से अधिक जो भाषा प्रचलित है, हिंदी भाषा जो है आज करोड़ों लोग बोलते हैं, तो ऐसी भाषा को माध्यम बनाना है जो अधिक से अधिक पाठक वर्ग जिसको समझ सके, बोल सके। तो ऐसी भाषा का अगर आपने प्रयोग किया तो इसके कारण अधिक से अधिक लोग आपकी कृति से जुड़ेंगे, उसको समझेंगे। तो इसके लिए भाषा की सहजता होनी चाहिए, और जो भाषा चल रही है, सबसे अधिक जो भाषा चल रही है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर है अनुवाद की सांस्कृतिक प्रकृति। अब अनुवाद की अलग अलग प्रकृति की हम जब बात करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक तत्वों का संरक्षण होना चाहिए। हमने बात की कि यूरोप के कल्चर की जब हम बात करते हैं, अब कोई भी कृति आप पढ़ रहे हो उसमें किसी व्यक्ति के जन्म की बात चल रही हो, तो भारत देश ऐसा है जहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक अलग अलग संस्कार आते हैं। 16 संस्कार की बात हमारे संस्कृति में की गई है। अब उसी संस्कृति को बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो अगर वो भारत के संस्कारों को समझना चाहता है, यहाँ के सांस्कृतिक जो समाज है उसको वो समझना चाहता है, तो हमारी कृति ऐसी लिखी होगी जिसमें 16 संस्कारों की बात की गई है, तो वहाँ का पाठक उसको पढ़ना चाहेगा। अब कोई भी कृति में अगर ऐसी बात की गई हो तो ये दायित्व अनुवादक का है कि वह उस संस्कार को, उस संस्कृति को अपने जो कृति है उसको रखे, उसको स्थान दे। ऐसा नहीं है कि उसका जो क्षेत्र है वहाँ पर ये संस्कार नहीं चल रहे हैं तो उसने उसको निकाल दिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। वहाँ का पाठक जानना चाह रहा है कि यूरोप के बाहर भी कोई देश है, उस देश में कोई राज्य है, उस राज्य का कल्चर ये है, ये उनको जानना है। तो उसके लिए मूल संस्कृति जो आप मूल लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखी है आपको उसको रखना पड़ेगा। तो सांस्कृतिक तत्व जो उसमें आपको मिलते हैं उसका आपको संरक्षण करना है, उसमें आपको बदलाव नहीं करना है। फिर है स्थानीय संदर्भों का ध्यान रखना है। स्थानीय संदर्भ, भौगोलिक कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ का महत्व क्या है, अगर आपको वो समझाना हो तो उसका प्रयोग, उल्लेख आपको अपनी कृति में करना पड़ेगा। विदेशी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए और आके हिमालय का वर्णन करे तो हिमालय नाम का एक पर्वत भारत में है, उसको जानेंगे बाहर के लोग जिन्होंने भारत कभी देखा ही नहीं है। उनको देखने के लिए उस स्थान की विशेषता क्या है, उसके लिए वो कृति में आपको उसका उल्लेख करना होगा। लेखक जो है पाठक को उसको वो कृति के अंदर रखेंगे। परंपरा एवं जीवन मूल्यों का संप्रेषण। किसी भी समाज की, किसी भी संस्कृति की अपनी एक अलग अलग परंपरा रहती है, तो वो परंपरा और जीवन मूल्यों का संप्रेषण सही मायने में हो सके उस प्रकार से अनुवादक को लिखना है। जो भी परंपरा भारत में चल रही है, कोई भी परंपरा अरब देश में चल रही है या यूरोप में चल रही है, उसकी परंपरा के बारे में अगर आपको जानना है तो परंपरा और जीवन मूल्यों को आपको जानना होगा। हर जगह पे जीवन मूल्य समान नहीं रहते हैं, हर क्षेत्र में सभी लोग समान नहीं रहते हैं। कहीं पे शाकाहारी लोग रह रहे हैं, अब उनके लिए मांसाहार वो उसको तुच्छ मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ संस्कृति ऐसी है जहाँ पर मांसाहार उनके समाज में जुड़ा हुआ है, बचपन से ही वो मांसाहार कर रहे हैं। तो ऐसा दृश्य देखने के बाद, ऐसा पढ़ने के बाद उनको घिन नहीं आएगी, वो उसको सामान्य तौर पर ही उसको लेंगे। तो सबकी परंपरा अलग अलग रहती है। तो इसी प्रकार
अनुवाद करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि परंपरा और जीवन मूल्यों का संप्रेषण पूर्ण रूप से हो सके। फिर है संस्कृति के आदान प्रदान का माध्यम। अब अनुवाद जो है वह संस्कृति का आदान प्रदान करता है। जैसा हमने बात की कि भारत का कल्चर किसी को जानना हो, भारत की संस्कृति किसी को जाननी हो, तो यहाँ की मूल कृति अगर कोई पढ़ेगा, प्रेमचंद की गोदान नाम की पुस्तक है, उसकी विदेशी बहुत सारी भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। तो गोदान को पढ़ने के बाद भारत के किसान की स्थिति क्या है वह बाहर के देश का व्यक्ति भी उसके बारे में जान सकेगा। होरी, उसका पूरा का पूरा जीवन कैसा था, उसके बारे में उनको जानना हो तो प्रेमचंद की वह कृति अपनी ही भाषा में पढ़ के यहाँ की संस्कृति के बारे में वह जानेंगे। तो इस प्रकार से अनुवाद के द्वारा दोनों संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। हम यूरोप के कल्चर को जान सकते हैं, यूरोप अरब वाले हमारे कल्चर को जान सकते हैं। इसके बाद है अनुवाद की सृजनात्मक प्रकृति। अब अनुवाद करते समय लेखक को जो जो ध्यान में रखना होता है, हमने बात की कि अनुवादक केवल सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि जो बात की गई है उसका शब्द से शब्द आपको अनुवाद कर देना है, नहीं, आपको भाव को पकड़ना है। मूल कृति के जो भाव है उस भाव को आपको पकड़ के आगे बढ़ना होता है और अनुवाद करना होता है। तो सबसे पहला बिंदु है केवल शब्द परिवर्तन नहीं है। अनुवाद में ये नहीं है कि अंग्रेजी में जो कहा गया था उसका आपने शब्द से शब्द आपने परिवर्तन कर दिया है, नहीं, शब्द से शब्द परिवर्तन करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसमें उसके जो मूल भाव है वो भाव छूट जाएंगे। फिर भावों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। उसमें जो भाव किए गए हैं, कोई दुखी स्टोरी है, कहानी है, उसको पढ़ने के बाद दूसरे भाषा का पाठक, लक्ष्य भाषा का पाठक उसको पढ़ने के बाद उसके दिमाग में भी वह दुख के जो भाव है वह पुनः निर्मित होते हैं। मूल लेखक ने जो भाव, जिस भाव से लिखा था, उसके पाठक तो उस भाव को समझ गए। अब वही भाव दूसरे अनुवादक करने वाले व्यक्ति द्वारा जो लिखा गया है उसके पाठक भी उस भाव को समझ सके और उसी मतलब जो मूल पाठ में लिखा गया था उसी तरह से समझ सके। यह अनुवादक को ध्यान में रखना है। फिर रचनात्मक अभिव्यक्ति। अनुवाद जब करता है तो उसमें अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी करनी है। कहाँ पर कौन सी बात का उल्लेख करना और कौन सी बात का उल्लेख ना करना वह भी अनुवादक को पता होना चाहिए। और अनुवादक करने के लिए मतलब अनुवादक ऐसे ही अनुवादक नहीं बन जाता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति अनुवाद करता है तो दो भाषा में उसकी पकड़ अच्छी है, दोनों भाषा की संस्कृति के बारे में उसको पता है, दोनों भाषा के समाज से की जो क्रियाएं हैं उससे वो अवगत है, तभी अनुवाद कर सकता है। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति, अपनी भाषा में वह रचनात्मक अभिव्यक्ति भी करता है और रचनात्मक अभिव्यक्ति के कारण जो भाव है उसको संजोए रखता है। और अंत में है साहित्यिक सौंदर्य का संरक्षण। मूल कृति का जो साहित्यिक सौंदर्य है उसको आपको अनुवादित जो आपने साहित्य लिखा है उस साहित्यिक सौंदर्य का संरक्षण आपको करना है। कोई भी कृति बहुत ही फेमस हो गई है, अब उसी कृति को अब अगर आपने अनुवाद किया है और अनुवाद करने के बाद आपके जो पाठक हैं वो कहे कि ये तो बहुत अच्छी कृति नहीं थी, तो आपने उस कृति के साथ न्याय नहीं किया है। आपने अच्छे से अनुवाद किया तो नए पाठक उस मूल लेखक की ओर आकर्षित हो गए, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आपने अगर अच्छा अनुवाद नहीं किया हुआ है तो मूल पाठक कहेंगे कि भाई वो तो जिसने लिखा है उसमें कुछ खास था नहीं। तो इसलिए साहित्यिक सौंदर्य का संरक्षण आपको करना है। मूल विधा अगर उच्च कोटि की है तो आपको अनुवाद भी उच्च कोटि का ही करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने आज अनुवाद की इकाई 1 के दूसरे भाग की बात हमने की। तीसरा भाग हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।